Going to teach you application of Lewis dot structure. प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम किस तरह से लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो इसके आधार पर क्वेश्चन हम लोग से पूछे जाते हैं कि अगर कोई कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड है तो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, या अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो हम लोग किस तरह से पहचानेंगे कि उसमें आयनिक बॉन्ड है, कि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, कि उसमें आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों है, कि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कि उसमें तीनों तरह के बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड भी, कोवैलेंट बॉन्ड भी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी। तो इसके आधार पर हम लोग आराम से पहचान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे जो कि आयनिक कंपाउंड है, मतलब जिसमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका पहचान सबसे पहले हम लोगों को क्या हो जाती है कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन मेटल और नॉन मेटल के बीच होता है। तो जिस भी कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल अगर हम लोग को पता चल जाए कि है तो हम लोग क्या कहेंगे उसमें कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे NaCl, इसमें क्या है, सोडियम है, ये मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो स्वाभाविक है कि इसमें किस तरह का बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। तो आयनिक बॉन्ड को हम लोग देख लें। जैसे सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास कितना होता है, 7। तो यही इसमें ट्रांसफ़र कर देता है और हमारा क्या हो जाएगा, Na+ और Cl- हो जाएगा। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से इसमें ट्रांसफ़र हो गया। ये क्या हुआ, ऑक्टेट रूल के अनुसार क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं Na+ और Cl- या NaCl। तो इस तरह से हम लोग पहचान लेंगे कि इसमें आयनिक कंपाउंड का मतलब आयनिक कंपाउंड है और इसमें जो फॉर्मेशन हुआ है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ये एक एग्जाम्पल हुआ, इसके आधार पर बहुत सा हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो मेन हम लोग को क्या पहचानना होता है कि मेटल और नॉन मेटल होना चाहिए। और ऑक्टेट रूल के अनुसार देख लीजिए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गया और इसमें भी 281 हम लोग जानते ही हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कहने का मतलब हुआ कि ये भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया और ये कंपाउंड कैसा है, आयनिक कंपाउंड है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि जिसमें केवल कोवैलेंट बॉन्ड हो, मतलब सेकेंड में ओनली कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब कंपाउंड्स यहाँ लिख देते हैं, कंपाउंड्स containing ओनली कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे मान लीजिए कि हम लोग H2O का स्ट्रक्चर देते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6 होता है। किसमें, ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन में कितना होता है, 1-1, दोनों नॉन मेटल है। तो कोवैलेंट बॉन्ड का पहचान हम लोग किस तरह से करेंगे कि अगर दोनों आइटम नॉन मेटल हो तो उसमें किस तरह का बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड होने का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये देख लीजिए, डुएट रूल के अनुसार हाइड्रोजन के पास शेयरिंग के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गया, ऑक्सीजन के पास कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर यही हो गया, यही हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O। तो हम लोग क्या देखें कि इसमें केवल कोवैलेंट बॉन्ड है, मतलब केवल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम लोग थर्ड एग्जांपल जो देखने जा रहे हैं उसमें ये देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड भी है और आयनिक बॉन्ड भी है। मतलब थर्ड में कंपाउंड और मॉलिक्यूल containing
कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। अब जैसे हम लोग देखते NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Na, अब देखिए ऑक्सीजन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर अगर हम देते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया, ये Na एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये मेटल ऑक्सीजन नॉन मेटल है, स्टार से दिखला देते हैं, तो ये कि अपना इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफर कर देगा, तो Na प्लस और क्या हो गया O, ये जो हो गया H माइनस, मतलब ये हो गया क्या, ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड और ये क्या हो गया आयनिक बॉन्ड, मतलब Na प्लस और ये क्या हो गया OH माइनस। इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर भी हो गया, तो इसलिए इसमें दोनों तरह का बॉन्ड है NaOH में, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। तो वैसा है कंपाउंड जिसमें आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड दोनों हो, इसका हम लोग ये एग्जाम्पल देख लिए। अब हम लोग फोर्थ में देखेंगे कि वैसा कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों हो, कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट एंड कोवैलेंट बॉन्ड बोथ। अब हम लोग देख लें, कल भी हम लोग देखे थे H2SO4 का, तो H2SO4 में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सल्फर का हो गया 6। फिर हम लोग कल पढ़े थे कि अगर 2 हाइड्रोजन है तो हमेशा ऑक्सीजन के साथ रहेगा, चार जो ऑक्सीजन की संख्या है तो 2 तो ये हो गया और 2 ये हो गया। ये देख लीजिए डुएट रूल के अनुसार, ये ऑक्टेट रूल के अनुसार, ये ऑक्टेट रूल के अनुसार, ये ऑक्टेट रूल के अनुसार और ये डुएट रूल अनुसार अपना स्टेबल स्ट्रक्चर को प्राप्त कर लिया। अब हमारे पास रह गया ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। यही हो गया, यही हो गया। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये भी कौन सा बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब वैसा कंपाउंड जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी हो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, इसका एग्जांपल H2SO4 है। बहुत सा ऐसा एग्जांपल मिलेगा, एक एग्जांपल हम अलग से दिखला दिए। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि वैसा कंपाउंड मॉलिक्यूल जिसमें तीनों तरह का बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। कंपाउंड containing ionic bond, covalent bond and coordinate bond, coordinate bond। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग का Na2SO4 होगा, मेटल है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर करेगा। अभी H2SO4 में सल्फेट का हम लोग देख ही लिए, तो क्या होगा, अगर हम लोग सल्फर का ये हो गया, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, फिर
ये ऑक्सीजन, ये सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ हम लोग क्या दिए, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ Na के पास एक इलेक्ट्रॉन है। स्टार द्वारा दिखला देते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग क्या देखें कि ये इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफ़र करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफ़र करेगा, तो इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, तीनों तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसको लिख सकते हैं कि इस तरह से O माइनस Na प्लस और Na प्लस। तो क्या हम लोग देख लीजिए इसमें, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड और ये क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड। मतलब Na2SO4 में तीनों तरह का बॉन्ड हम लोग देखते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह से हम लोग का बहुत सा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या बोर्ड लेवल का एग्जामिनेशन हो, हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए एक एक एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाने का कोशिश किए। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। इसी के एप्लीकेशन में, मतलब लेविस डॉट स्ट्रक्चर के एप्लीकेशन में हम लोग फॉर्मल चार्ज का डिटर्मिनेशन करेंगे। डिटरमिनेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन द आइटम। हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले हम लोग देख लें कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है। अगर एटम है दूसरे एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है, तो उसमें चार्ज डेवलप होगा ही। मतलब एटम पर चार्ज डेवलप होगा, जिसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ दैट एटम। तो हम लोग उसको किस तरह से निकालेंगे ये देख लीजिए। अब सबसे पहले इसका डिफिनीशन हम लोग देख लें। तो फॉर्मल चार्ज कहते किसको हैं? इट इज द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the free state of the atom and the number of electrons assigned on the atom in the लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग ये निकालना समझ जाएंगे तो इसका डिफिनीशन भी आराम से समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मल चार्ज हम लोग किस तरह से निकालते हैं? फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम बराबर हो जाएगा इसका निकालने का तरीका होता है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि नंबर ऑफ वायलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एटम, मतलब जिसका फॉर्मल चार्ज निकालना है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर माइनस नंबर ऑफ
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज डिवाइडेड बाई 2। मतलब हम लोग लिख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन V माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर L माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन S बाई 2। यही फार्मूला होता है फॉर्मल चार्ज निकालने का। शॉर्ट में VLS फार्मूला होता है, मतलब V माइनस L माइनस S बाई 2। इसके द्वारा हम लोग किसी भी आइटम में किसी भी मॉलिक्यूल में पार्टिकुलर आइटम का फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखिए एक एग्जाम्पल। हम लोग देते हैं ओजोन का O3। इसका सबसे पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो हम लोग निकालना जानिए गए हैं। किस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर को लिखेंगे। ये हो गया 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ऑक्सीजन का, दूसरे का भी 6 और तीसरे का भी 6। अब हम लोग देख लें, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यही ओजोन का स्ट्रक्चर है। एक चीज और हम लोग समझ लें कि इसमें लोन पेयर की संख्या 6 है, इसमें 4 है और इसमें 2 है। अब हम लोग 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तीनों ऑक्सीजन को अलग अलग नंबर से साइन कर दिए। अब हम लोग को निकालना है सबसे पहले ऑक्सीजन नंबर O का फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1। तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, फॉर्मूला से पूछेंगे किस तरह से निकलता है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 6 ही होता है फ्री स्टेट में, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर, लोन पेयर की संख्या 1 2 3, मतलब 3 जोड़ा मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यही शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 हो गया, तो 2/2 बराबर 6 माइनस 6 माइनस 1 बराबर 6 माइनस 7 बराबर -1। ये एक नंबर ऑक्सीजन पर कितना फॉर्मल चार्ज हुआ, -1। सेकेंड फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2। ऑक्सीजन नंबर 2 ये है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 6 ही होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन साइज लोन पेयर, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया है, इसकी संख्या कितनी है, 2 है, माइनस नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, काउंट कर ले, 2 2 4 और 2 6, 6/2। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लिया है, और 2 इसका और 2 इसका, तो कितना हो गया, 2 2 4 और 2 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 माइनस 2 माइनस 3, तो 6 माइनस 5 बराबर +1। अब हम लोग फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 6 ही होगा, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 2 4, माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 और 2 4 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू कितना होगा, 6 माइनस 4 माइनस 2, 6 माइनस 6 बराबर 0। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल में हर एटम का फॉर्मल चार्ज डिसाइड कर सकते हैं। आपने देख लिया कि किस तरह से ओजोन में तीनों ऑक्सीजन एटम पर अलग अलग फॉर्मल चार्ज है। अब हम लोग दूसरा भी एग्जाम्पल देख लें। ये फार्मूला को, VLS फार्मूला को याद रखना है, आराम से फॉर्मल चार्ज निकल जाता है। एक एग्जाम्पल हम लोग देख लें
CO3 2 माइनस पर इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना हम लोग पहले ही सीख लिए हैं। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, ऑक्सीजन की संख्या 3 है। इधर भी ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब देखिए 2 निगेटिव चार्ज है तो यहाँ एक माइनस यहाँ कर देते हैं और यहाँ पर एक माइनस कर देते हैं। ये देख लीजिए सिग्मा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, इसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड हो गया। अब हम लोग ये ऑक्सीजन, ये और इसमें एटम की संख्या 4 है। चारों पर किस तरह से फॉर्मल चार्ज हम लोग निकालेंगे समझ लें। सबसे पहले फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 1 किस तरह से निकालेंगे? VLS फार्मूला, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑक्सीजन का 6 होता ही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया है, तो ये हमारा 2 2 4 और 2 6 हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गया, जो कि सिंगल बॉन्ड बनाया है, -2/2। 6 -6 -1 बराबर 6 - 7 = -1। ऑक्सीजन नंबर 1 पर कितना है? फॉर्मल चार्ज -1। इसी तरह से सिमिलर चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2, क्योंकि जो पोजीशन इसका है वही पोजीशन इसका है। अब हम लोग 2 नंबर फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2, सॉरी ये 3 है, ऑक्सीजन नंबर 2 ये 3 है और 1 है, दोनों पर सिमिलर चार्ज होगा, मतलब -1 होगा। अब हम लोग देख लें ऑक्सीजन नंबर 2 पर VLS फार्मूला के अनुसार नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 6 माइनस लोन पेयर कितना हो गया? 2 और 2 4। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया? 2 और 2 4। 6 - 4 - 2 = 6 - 6 बराबर 0। किस तरह से आप देख लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, लोन पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया है 2 और 2 4। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 2 और 2 4, 4/2। हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 - 4 - 2 = कितना हो गया? 0। अब फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम मतलब 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? कार्बन पर 4 होता है। अब हम लोग देख लें लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कोई भी नहीं। माइनस बॉन्ड पेयर में देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 2 2 4 2 6 2 8। फिर से देख लें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगी, लोन पेयर तो कोई नहीं है क्योंकि सारा बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लिया है, तो 0। नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 2 2 4 2 6 और 2 8, तो 8/2 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 - 4 = 0। तो इस तरह से हम लोग किसी भी आइटम में
कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ हो उस पर आराम से हम लोग फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। अब आप पूछ सकते हैं कि आखिर फॉर्मल चार्ज निकालने से मतलब क्या होता है, तो हम लोग देख लें इसका एप्लीकेशन। आखिर हम लोग पढ़े क्यों इसको। एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। एप्लीकेशन में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जिस मॉलिक्यूल में एटम पर जितना कम फॉर्मल चार्ज होता है वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर से देख लें, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम पर जितना फॉर्मल चार्ज कम होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा और उसका एनर्जी उतना ही कम होगा। सेकेंड में, अगर दो आइटम है, मान लीजिए कि ये हो गया, ये ऑक्सीजन है, कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर कार्बन पर अगर निगेटिव चार्ज है, मान लीजिए हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा माइनस चार्ज, और दूसरे में अगर कार्बन पर डेल्टा माइनस चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, तो हम लोग ये देखते हैं कि जिस मॉलिक्यूल में अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उस पर अगर ज़्यादा निगेटिव चार्ज है तो वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू द आइटम हैविंग लार्जर negative charge and which is electropositive in nature। मतलब कहने का मतलब होता है कि अगर निगेटिव चार्ज पर ज़्यादा निगेटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू द आइटम विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हैव लार्जर नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब होता है कि ये दोनों में अगर हम लोग स्ट्रक्चर में कंपेयर करें तो ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। कारण है कि कार्बन पर यहाँ निगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसलिए ये जो अगर स्ट्रक्चर होगा कोई मॉलिक्यूल में तो ज़्यादा स्टेबल होगा और ये क्या होगा, कम होगा। थर्ड में हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर दो डिसिमिलर चार्ज है और एडजेसेंट कार्बन एटम पर है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू द सिमिलर चार्ज प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट एटम। जैसे मान लीजिए कि कार्बन, ये कार्बन है, अगर इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज है, और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इस पर भी क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो ये ज़्यादा मोर स्टेबल होगा और ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। मतलब सिमिलर चार्ज अगर एडजेसेंट एटम पर है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, अगर डिसिमिलर चार्ज अगर एडजेसेंट एटम पर है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। एक चीज़ और फोर्थ में हम लोग देख लें कि अगर जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन का एक सीरीज़ है, अगर एक डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा निगेटिव है और हम लोग देख लें और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है और डेल्टा निगेटिव है, निगेटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव, कहने का मतलब हुआ कि ये अगल बगल में है और एक आइटम बाद है, दोनों पर क्या है, अपोजिट चार्ज ही है। लेकिन अगर डिसिमिलर चार्ज अगर एडजेसेंट एटम पर है और दूसरे में अगर उससे ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो जो एडजेसेंट एटम पर जो चार्ज होगा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। मतलब अगर फर्स्ट इसको देते हैं, सेकेंड इसको देते हैं, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड।
इस तरह से हम लोग फॉर्मल चार्ज के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर का लिमिटेशंस देख लें, बस 1-2-3 लाइन में। पहला जो होगा इसका लिमिटेशन में कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग ये नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन कम होगा। मतलब स्टेबिलिटी हम लोग दो मॉलिक्यूल का इसके आधार पर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सेकेंड में, अगर दो मॉलिक्यूल जो कि अलग अलग है और दोनों के बीच एक ही तरह का मतलब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही है, तो अब दोनों के बॉन्ड डिस्टेंस में अगर डिफरेंसेज आता है तो क्यों आएगा, इसका एक्सप्लेनेशन इसका एक्सप्लेनेशन लेविस डॉट स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं कर सकते हैं। तीसरा में, अगर एक ही तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही है, दो अदर अलग अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन किसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा किसका कम होगा, इसके आधार पर हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। चौथा, अगर हम लोग को बताना होगा कि कौन मॉलिक्यूल का क्या ज्योमेट्रिकल शेप होगा, तो इसके आधार पर हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर का लिमिटेशंस हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसमें भी अगर कोवैलेंट नेचर आता है तो किस आधार पर आता है और क्यों आता है, इसका एक्सप्लेनेशन उसमें हम लोग देखेंगे। और उससे खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत से क्वेश्चन राइज होते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो टॉपिक बहुत ही यूजफुल होगा। थैंक्स।